हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासुलॉजी। आज हम ये देखेंगे कि इंडिया जो एक सोशलिज्म मॉडल पे चलता है उसको कैपिटलिज्म मॉडल पे स्विच करने की क्यों ज़रूरत है। 70 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को और हम लोगों ने 1947 ऑनवर्ड्स एक सोशलिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया हुआ था। आज के समय ये मॉडल फेल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जिस स्पीड से सोशलिज्म डेवलप कर रहा है उस स्पीड से अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो 100 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इट्स राइट टाइम फॉर इंडिया टू नाउ स्विच टू अ कैपिटलिज्म मॉडल। अब हम देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी पे दोनों मॉडल्स में फ़र्क क्या है। अगर आप देखिए तो ये इमेज आपको दिखाएगी एक सोशलिस्टिक मॉडल का व्यू, जिसमें बेसिकली हमारा फोकस रहता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल, कि सबको जो है थोड़ा-थोड़ा दे दिया जाए, जिससे सबका सर्वाइवल चलता रहे। और इस सोशलिज्म के मॉडल को फॉलो करने में हमारी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होने लगती है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सबको देने के चक्कर में जो आदमी मोर एफिशिएंट होता है, जिसको ज़्यादा सेगमेंट प्रोवाइड करके ग्रोथ मिल सकती थी, वो रुक जाती है। अब इसी के कंपैरिज़न में हम एक कैपिटलिस्टिक मॉडल देखेंगे जहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये आपको एक कैपिटलिज्म मॉडल की इमेज दिखेगी। इसमें क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। डेवलपमेंट होता है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिससे लोगों को जॉब मिलती है और उनकी लाइफ्स जो हैं बेटर होने लगती हैं। तो इंडिया ने आज पिछले 20 साल में पार्शियल कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है, बट अब हमारी नीड है कि हम एक फुल कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म कैसे बेनिफिट करेगा सोसाइटी। एक सोशलिज्म या सोशलिस्टिक मॉडल के कंपैरिजन में कैपिटलिज्म के क्या फायदे हैं वो देखेंगे। सबसे बड़ा पहला फायदा जो कैपिटलिज्म का है वो है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो इंश्योर करता है। जैसे कि अगर आप सोशलिस्टिक मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो आपका काम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बजाय सेल्फ एंड सोशल सफिशिएंसी होता है, कि सबको थोड़ा-थोड़ा दे दिया जाए। यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, जिससे अब हमको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं वो लिमिटेड है। या तो आप इसको सोशलिस्टिक सफिशिएंसी में सबको बाँट दीजिए और यही रिसोर्स अगर आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हिसाब से एलोकेट करना शुरू कर देंगे, तो जो व्यक्ति इस रिसोर्स का बेस्ट यूज़ कर पाएगा, उसको कंपैरेटिवली दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़्यादा शेयर दे दिया जाता है। इसको आप थोड़ा और बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक लैंड है, जिसमें सरकार ने उसको 6 हिस्से में बाँट दिया है। अगर सोशलिज्म का मॉडल होता तो ये 6 लोगों को सेम हिस्सा दे दिया जाता। कैपिटलिज्म मॉडल में भी क्या होगा, अगर इसी मॉडल को अगर आप कैपिटलिस्टिक में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 6 हिस्से जो हैं, उसको लोगों को एलोकेट तो किया जाएगा, पर उसका रीएलोकेशन होएगा कुछ समय बाद। जैसे कि अगर शुरू में 6 लोगों ने उस लैंड से इक्वल ग्रोथ ली, तो 6 के पास इक्वल लैंड रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी कम ग्रोथ दे रहा है और कोई आदमी ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है, तो इस लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह कुछ-कुछ समय बाद उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और यही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जिसमें तो इससे एक चीज़ ये होती है कि 6 लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस रहती है और हर आदमी मैक्सिमम आउटपुट के लिए काम करना प्रेफ़र करता है। जबकि सोशलिज्म में सेल्फ सफिशिएंसी के कारण आदमी थोड़ा-सा लेज़ीनेस की तरफ ज़रूर जाता है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता होती है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें कहीं न कहीं बाकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड और फुलफिल करने के लिए बैठी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो कैपिटलिज्म देता है, वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी बिज़नेस को थ्राइव करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए इनोवेशन इज़ द बेसिक थिंग। आज हम क्योंकि सोशलिज्म के मॉडल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं थोड़ा-सा, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा सरकारी नौकरी एंड गवर्नमेंट जॉब्स हैं और प्राइवेट एस्टेब्लिश्ड जॉब्स जिसे कहते हैं रूटीन जॉब्स, की मतलब आपने एक डिग्री की और आप एक एमएनसी में जॉब की हंटिंग करनी शुरू कर दी कि मुझे किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए। इस पे इंडियन मॉडल ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। इससे हो क्या रही है कि जितना हमारा टैलेंट है उसमें से बहुत कम, हार्डली 5% भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर पा रहा है। एक कैपिटलिस्टिक मॉडल अगर इसकी जगह लागू कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको कैंपस प्लेसमेंट से जॉब की बजाय अपना खुद का इनोवेशन करते हुए, अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाते हुए जॉब टेकर की जगह जॉब गिवर बनने के लिए जो है एनकरेज किया जाएगा और उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है और हम में से हर पर्सन आज इसको यूज़ कर रहा है, वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि
पिछले 30-30 इयर्स में सोसाइटी में बहुत रैपिड चेंज आया है। लोगों को एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ट्रांजिशन करने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि उसमें उनकी लाइफ्स में जो है इंटरफेरेंस कम होता है और इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो इंश्योर की जाती है। ये कहीं न कहीं कैपिटलिस्टिक मॉडल का ही नतीजा है कि आज आपकी लाइफ में आपके पास डिसीजन मेकिंग की मोर पावर्स आ गई हैं। उसके बाद जो है इट अलाउज कंज्यूमर विद वेरियस चॉइसेस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास चॉइस होती है। अगर आप सोशलिस्टिक मॉडल में रहेंगे तो आपके पास चॉइस मिनिमलाइज हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल हम अगली स्लाइड में ज़रूर देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब पांचवा एग्जांपल है इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ये बात करें आज से 2014 से पहले जो है आप इस चीज़ को देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हाईली सोशलिज्म के मॉडल पे चलती थी। उससे एक नतीजा ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत स्लो था। हार्डली 40% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था इंडियन रेलवेज में, जो कि कैपिटलिज्म के मॉडल पे हमने उसको लिया और आज रेलवे लगभग 80% तक इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। ये जो रैपिड ग्रोथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है इसमें देखी गई है, ये कैपिटलिज्म है, क्योंकि हमने जो चीज रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की पहले सोशलिस्टिक मॉडल में रहते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कराते थे, उसको हमने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया। तो वहां पे जो काम की एफिशिएंसी और प्रोग्रेस थी वो तेज हो गई है। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे एक कि पिछले 35 इयर्स में जो इंडिया ने सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में मूव किया है उसके कितने रिवोल्यूशनरी बेनिफिट्स हुए हैं, जिसको आज हम सब एंजॉय करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। अब आप अगर टेलीकॉम सेक्टर को देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि आज से 20-25 साल पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था बीएसएनएल। इसके पास मोनोपोली थी टेलीकॉम सेक्टर की, और इस बात से कोई भी अनजान नहीं होगा कि हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइन टूट कट जाए तो हम लोग को घंटों स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी लाइन को जुड़वाने के लिए। मोनोपोली होने के कारण जो है जो भी एम्प्लॉयज थे वो एक तरह से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते थे। उनका ये रहता था कि पब्लिक फोकस से ज़्यादा सेल्फ फोकस रहता था। अगर मन है तो काम किया, नहीं मन है तो नहीं किया। लेकिन धीरे-धीरे जैसे गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलाइज़ रेगुलराइज़ किया और कैपिटलिस्टिक मॉडल से हम की तरफ बढ़े, आज हमारे पास मल्टीपल प्लेयर्स हैं और आप खुद देखेंगे कि हम इस लैंडलाइन से आज 5G की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। आज पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आपको मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे आपको बेनिफिट ये हो रहा है, ना ही सिर्फ आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल रही है, बेटर इंटरनेट स्पीड मिल रही है, बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल्स को टेलीकॉम सेक्टर में जॉब मिलने लगा, जो कि अगर आप खाली सोशलिस्टिक मॉडल ओरिएंटेड बीएसएनएल के भरोसे रहते तो हो सकता है कुछ लैक्स लोगों को जॉब मिलती, नॉट इवन 2 to 3 लैक्स लोगों को मैक्सिमम जॉब मिल पाती। लेकिन वही जब प्राइवेट प्लेयर्स ने एंटर किया तो मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब मिली, क्योंकि इसका कारण वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे काम करते हैं, वो वहीं पे रिसोर्स को यूज करते हैं जहाँ पे उनको आउटपुट मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो बीएसएनएल के ऊपर जियो और एयरटेल का था वो था इनोवेशन। उन्होंने इनोवेट करके प्राइस रिड्यूस करते हुए उस चीज को और बेटर वे में जो है एक्सप्लोर किया गया है। उसके बाद इंडिविजुअल को फ्रीडम भी दी गई है इसमें कि आप जैसे चाहें उसमें आप अपना, जैसे कि गवर्नमेंट प्लान्स में पहले ये होता था आपका एक ही प्लान है, 2 प्लान है, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है एक इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ती है। अगर आप मान लीजिए आज आपको जियो के प्लान पे आप हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कल एयरटेल पे स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर चॉइस जो है बेनिफिट करती है और कंज्यूमर जो है किंग मेकर हो जाता है। टेलीकॉम सेक्टर के बाद एक और हम एग्जांपल देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही मैसिवली कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड करता है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। बिफोर 1993 गवर्नमेंट हैज नो क्लियर रेगुलेशंस ऑन आईटी इंडस्ट्री, और अगर एक आध कुछ थोड़ा बहुत था भी तो इट वाज रूल्ड बाय गवर्नमेंट एंड रन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली। 92-93 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया तो हम लोगों ने आईटी सेक्टर को फ्री कर दिया गवर्नमेंट रेगुलेशन से। उसके बाद आप देख सकते हैं पिछले 20 से 25 सालों में आईटी सेक्टर की जो इंडिया की जो आईटी सेक्टर की ग्रोथ रही है वो फिनोमिनल रही है। वर्ल्ड की कुछ मोस्ट हाईली लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियां, ये सब जो हैं इंडियन ओरिजिन की हैं। और अगर आप इनका एम्प्लॉय हेडकाउंट देखें, कम से कम यही टॉप 10 जो कंपनीज हैं ये 2 to 3 मिलियन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। लगभग आप मान के चलिए कि अगर
सारी इंडिया की आईटी कंपनीज को देख लिया जाए तो कम से कम 10 मिलियन एम्प्लॉयज तो पूरे इंडिया की आईटी सेक्टर ही एम्प्लॉय कर रहा है, जो कि एक काफी मैसिव नंबर है अपने आप में। लेकिन अगर यही हम प्योर सोशलिस्टिक मॉडल पे रहते और इसके थ्रू हम डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं, तो आज भी सोशलिस्टिक मॉडल हार्डली 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पाता। इंडियन रेलवे जो कि सबसे बड़ा सोशलिज्म मॉडल पे चल रहा है, वो 1 बिलियन के अराउंड लोगों को सब एम्प्लॉय कर पाता है, एज कम्पेयर टू 10 मिलियन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। सबसे बड़ा एडवांटेज अगला है, जो कि प्राइवेट कैपिटलिज्म मॉडल आने पर ही फेवर होता है, वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि हम यहाँ पे एसेट्स क्रिएट करते हैं कैपिटलिस्टिक मॉडल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेदर देन डिवाइडिंग द अवर रिसोर्सेस। यहाँ रिसोर्सेस का यूज एसेट क्रिएशन में होता है। तो जब एसेट क्रिएशन होता है तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि जब एक फॉरेन कंपनी देखती है कि आपके इंडिया में एसेट क्रिएशन को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है रेदर देन सिंपल रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट इंडियन उसी एसेट्स में करती है, जो कि रीग्रोथ एंड रीडेवलपमेंट के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रिसेंटली स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल में काफी हाई राइज किया है। इंडियन स्टॉक मार्केट की स्टोरी जो है वो अपने आप में एक फिनोमिनल ग्रोथ पे रही है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कमिंग टू इंडिया। एंड वो किसके बेसिस पे आ रही हैं? सो इट इज सिंपली योर कैपिटलिस्टिक मॉडल, जिसकी तरफ, क्योंकि वो मॉडल फॉरनर्स और फॉरेन कंपनीज को समझ में आता है, बिकॉज दे हैव ट्राइड टेस्टेड एंड दे आर लिविंग ऑन द सेम मॉडल। अगली चीज है एसएमई की ग्रोथ। एसएमई की ग्रोथ के लिए हमें दो चीज चाहिए एसएमई को, फाइनेंस अवेलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। और ये दोनों ही पिलर जो हैं कैपिटलिज्म मॉडल के फाउंडेशन है। जब एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है और उसमें एसएमई को ग्रो करने के लिए स्पेस दी जाती है, तो जो नई कंपनीज हैं वो एंजल इन्वेस्टर के फॉर्म में नई कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो एक्सेस होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का देते हैं, ताकि एज क्विक एज पॉसिबल मैक्सिमम रिटर्न्स को जनरेट किया जा सके। तीसरा एडवांटेज जो कैपिटलिज्म में आता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स आता है। जैसे कि आज आपको पता होगा, पहले एक एलआईसी हुआ करती थी, द ओनली गवर्नमेंट एजेंसी जो आपको इंश्योरेंस देती थी। तो उसमें जो रिटर्न्स होते थे वो बहुत पुअर होते थे। लेकिन आज कॉर्पोरेट एंड कैपिटलिस्टिक मॉडल के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम जो हैं नए नए इंश्योरेंस मॉडल्स पे मूव कर गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन मॉडल है। आप एक साल का 20,000 रुपया से 25,000 रुपया इन्वेस्ट करिए एंड योर फैमिली गेट्स अ सिक्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ टू 1.5 करोड़। सो दिस इज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलिस्टिक मॉडल। इसके साथ साथ जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंश्योरेंस के थ्रू फैमिली हेल्थ केयर दिया जाता है और अदर तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सो दैट टू सेव गार्ड देम फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज। उसके बाद कैपिटलिस्टिक मॉडल में जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो भी काफी बढ़िया तरह से ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रैंडम एजुकेशन नहीं दी जाती है या ट्रेडिशनल एजुकेशन से दूर रखा जाता है। आपको वही चीज की स्किल दी जाएगी जो कि मार्केट डिमांड कर रहा है, ताकि एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है उसको तुरंत एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले जो ट्रेडिशनल एमबीए होते थे उसमें एमबीए, एचआर, फाइनेंस, इस तरह की कुछ ब्रांचेस होती थी। बट रिसेंटली जो एमबीए मार्केट में आए हैं, जो कि काफ़ी टेक्निकल और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स भी ऑफर कर रहे हैं, वो हॉस्पिटैलिटी, एनवायरनमेंट साइंस, स्पोर्ट्स जैसी डाइवर्स फील्ड में आ रहे हैं, सो दैट दे कैन स्पेसिफिकली सर्व टू अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। अगर हम कैपिटलिस्टिक मॉडल पे मूव कर जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे इस चीज का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। ये आप आईएमएफ का डेटा देख रहे हैं। 2024 का स्टैट्स ये कहता है, आप देख सकते हैं जितना भी यूरोप वेस्टर्न कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है, ये सब डार्क ग्रीन कलर का है। इनकी यहाँ पर कैपिटा इनकम $25,000 के ऊपर है। जहाँ जहाँ प्योर सोशलिज्म का मॉडल लगा था, वहाँ की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। जैसे कि कंपेरेटिव ऑस्ट्रेलिया एक कैपिटलिस्टिक कंट्री था, आप देख सकते हैं दे आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। वेयर एज आप देखिए, जो कंट्री 2500 से 10,000 के बीच के मॉडल के बीच में था, that is India, Middle East and entire Africa and some parts of South America जो है। क्योंकि यहाँ पे तो ये फर्क आपको रहता है, इंडिया आज भी जो है $2,500 के लगभग के पास की इकोनॉमी है। आप इसी के नेक्स्ट में आप चाइना को दे सकते हैं, विच इज अ 10,000 प्लस पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी, जो कि कैपिटलिज्म
को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप ये ज़रूर कहेंगे कि चाइना एक सोशलिस्टिक कंट्री है, वहाँ पे सोशलिज़्म जो है एक तरह से कम्युनिज़्म के फॉर्म में लागू होता है। बट ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कम्युनिज़्म चाइना ने इम्प्लीमेंट किया था, वो सिर्फ़ बाहर दिखाने के लिए किया था। टेक्निकली चाइना ने अपने अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कैपिटलिस्ट मॉडल पे रखा था। इसीलिए दुनिया के जो सबसे बड़े जायंट्स थे, उनके सबके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो थे, वो चाइना में थे। अगर वो प्योर सोशलिस्टिक होते, तो इस तरह की कोई पॉलिसी वो अडॉप्ट ना करते। नाउ इट इज फॉर इंडिया टू स्टार्ट अडॉप्टिंग द सेम कैपिटलिस्टिक मॉडल, और जो है इस येलो जोन से निकल के पहले हमें इस लाइट ग्रीन जोन में तुरंत एंटर करने की जरूरत है। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसको भी आप देख सकते हैं कि इंडिया पर कैपिटा इनकम ने 70% ग्रोथ की है, करने की उम्मीद है टू यूएसडी $4,000। अभी हम लोग की इनकम जो है $2,500 के आसपास पहुंच गई है, जो कि $4,000 तक पहुंच जाएगी अगर हम कैपिटलिज्म मॉडल को इस तरह से ग्रो करते चले जाएंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि कैपिटलिज्म मॉडल में जो है काफी सारे चैलेंजेस है, इससे पॉवर्टी बढ़ती है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज के पॉजिटिव्स के साथ कुछ नेगेटिव्स आते हैं, बट जैसे जैसे कैपिटलिज्म मॉडल बढ़ता है, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से पॉवर्टी का रिडक्शन होता है। आप खुद मान समझ के देख सकते हैं कि अगर इंडिया की जो 3 पिलर्स जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, आईटी कंपनी, टेलीकॉम और इस तरह से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड कंज्यूमर इकोनॉमी, जहाँ पे आप प्राइवेट ब्रांड्स ये वो ना होते, तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा सेगमेंट था जो एम्प्लॉयमेंट से बाहर रह जाता। इसलिए लेकिन खाली कैपिटलिज्म मॉडल को हम इम्प्लाई करने से भी काम नहीं बनेगा। सबसे पहले जो इंडियन सोसाइटी को ज़रूरत है, वो एक है शिफ्ट ऑफ माइंडसेट की। हमारा आज भी माइंडसेट ट्रेडिशनल उस पे चल रहा है। काफ़ी हद तक पेरेंट्स जो होते हैं, उनका ये रहता है कि उनके बच्चों को एक सिक्योर और स्टेबल नौकरी मिल जाए। हमें इस चीज़ से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी आज आप देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक मॉडल का जो एक सेगमेंट है स्टॉक मार्केट, उसको आज भी बहुत ही मतलब लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये जान के कि इट इज़ नॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव एरिया टू स्पेंड योर टाइम एंड इनकम। जबकि एज कंपेयर टू दिस, यूनाइटेड स्टेट्स में 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इंडियन माइंडसेट जो एक इस चीज़ को हिंडर करता है, वो है कि लो पेइंग जॉब्स इज बेटर गवर्नमेंट जॉब ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी। जैसा कि कहा, हमें सिक्योरिटी से बढ़ के अब ग्रोथ की तरफ देखने की जरूरत है। इसीलिए इंडिया को इट्स टाइम टू मूव ऑन टू अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी स्लोली एंड स्टेडीली, ताकि आने वाले 10 सालों के अंदर आपको इसके रीपिंग बेनिफिट्स देखने को मिल सके। होप आई लाइक होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।